गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 कार्य और ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्य और ऊर्जा किसको बोलते हैं, क्या होता है कार्य, किसको बोलेंगे हम कार्य, और एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हम विज्ञान की कुछ मुख्य अवधारणाओं जैसे कि वस्तुओं की गति, बल के कारण, गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा किए हैं ना। कार्य और ऊर्जा भी विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करती हैं। इस अध्याय में हम इनका अध्ययन करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में कार्य और ऊर्जा शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में करते हैं। जैसे वह खेत में कार्य करता है, वह बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है आदि। जैसे कि कोई व्यक्ति आपका लगातार काम करते जा रहा है ना, तो हम क्या बोलते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बहुत है ना, वो अधिक उनके में ऊर्जा है कि नहीं, उनके में अधिक कार्य करने की क्षमता जो है वो बहुत है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जावान व्यक्ति बोलते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य और मशीन भी कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसा कि विद्यार्थी घर से विद्यालय तक पहुंचने के लिए साइकिल चलाने या पैदल चलने में अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग करते हो कि नहीं? आप लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप लोग जो खाते हो पीते हो वहीं से मिलती है ना, उससे आप लोगों को एनर्जी मिलती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से मतलब अपना यहाँ तक आते हो तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल आते हो तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कहीं भी जाते हो, स्कूल की ही बात नहीं, कहीं भी चलते फिरते हो, उठते बैठते, ठीक है, सब के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से आपका बोल सकते हैं हम मशीन के लिए बोलेंगे तो मशीन के लिए देखो, जैसे कोई भी मशीन आप देखे होंगे, आटा वो करने वाला भी और धान वाला भी देखे हो ना, सबके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उनके लिए भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है ना, तो वो जो बिजली है, वो जो ईंधन है, वो सब उनके लिए क्या है, क्या का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप बाइक का ही ले लो, बाइक में कैसे, जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डलवाते हो तब तक वो नहीं रहता है, नहीं रहेगा तो कहाँ से जाएगा, पेट्रोल ही नहीं रहेगा बाइक में तो चलेगा नहीं चलेगा। तो वही उनका क्या है, एनर्जी है। ठीक है, वही उनका ऊर्जा है। तो देखिए क्या दिया गया है, इसी प्रकार विद्युत बल्ब रोशनी देने के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोचें उपयोग में ली गई ऊर्जा कहाँ जाती है। आप जिस ऊर्जा का उपयोग कर चुके हैं वो ऊर्जा आपकी कहाँ जाती है, क्या वो ऊर्जा वेस्ट होती है? उपयोग एक बार कर चुके हो वो ऊर्जा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्या ऊर्जा के उपयोग किए बिना कार्य किया जा सकता है? बिना ऊर्जा के यूज़ किए आप कोई भी कार्य कर सकते हो क्या? आप बिना खाए डेली का ना, एक ही दिन का नहीं, बिना खाए पिए आप कुछ काम कर सकते हो? सबको सुस्ती लगेगी, है ना। एनर्जी लेवल जब डाउन होता है तो आपको क्या तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि नहीं आते हैं। जब उपवास ही रहते हो, आप एक दिन का उपवास रहते हो तो आपको पूरा उस दिन क्या होता है, सुस्तीपन लगता है कि नहीं, वीकनेस आ जाती है। तो आप क्या बोल सकते हो, क्या ऊर्जा के उपयोग किए बिना कार्य किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, फिर है इस अध्याय में हम इन प्रश्नों को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि कैसे हम बिना ऊर्जा के काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो उस पॉइंट को जानने से पहले हम क्या कर लेते हैं, कार्य क्या है, वर्क किसको बोलेंगे, उसको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में सामान्यतया किसी भी लाभदायक शारीरिक और मानसिक परिश्रम को कार्य समझा जाता है कि नहीं। शारीरिक और मानसिक परिश्रम, चाहे आप हाथ से करो काम, पैर से करो काम, ठीक है, अपने शरीर के द्वारा जो भी काम कर रहे हो, और एक होता है आपका मन के द्वारा जो काम किया जाता है। जैसे कि आप कुछ भी पढ़ते हो उसको सोचते हो कि नहीं,
तो उसमें जो आपका मन जो है, ठीक है, दिमाग जो है आपका काम करता है, वो आपका कहलाएगा मन के द्वारा किया गया काम, ठीक है। तो वही आपका मानसिक काम होता है, सोचते हो, समझते हो, ठीक है। उसमें भी आप लोग की एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, एनर्जी चाहिए उसके लिए भी। बोलते हैं ना, जब भूख लगती है तब हमारा दिमाग काम नहीं करता, बोलते हैं कि नहीं। तो वही है, क्या बोला जा रहा है देखिए, लाभदायक शारीरिक और मानसिक परिश्रम को कार्य समझा जाता है। जैसा कि विद्यार्थी परीक्षा के समय अध्ययन में बहुत समय व्यतीत करता है, पुस्तकें पढ़ता है, प्रश्न पत्रों को हल करता है और कक्षा में विचार विमर्श करता है ना। सामान्य भाषा में वह कठोर परिश्रम यानी कार्य करता है। इसी प्रकार किसी भी गीत को गुनगुनाना, मित्रों से बातचीत करना, विद्यालय के लिए कार्य योजना बनाना, सोच विचार करना आदि सभी को हम क्या बोलेंगे, कार्य समझेंगे, ठीक है। जो भी आप डेली लाइफ में आप करते हो, जो भी सोचते हो, ठीक है, जो भी करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कार्य का डेफिनेशन सबको? कार्य का परिभाषा बन जाएगा, लिख सकते हो ना। तो किंतु विज्ञान में भौतिक कार्य की परिभाषा अलग होती है, ठीक है। जो फिजिकल वर्क होता है वो अलग होता है, ठीक है। विज्ञान की भाषा, आप साइंस आप पढ़ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका डेफिनेशन बताना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यही बोला जा रहा है, किंतु विज्ञान में भौतिक कार्य की परिभाषा अलग होती है। विज्ञान में कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। क्या क्या दशाएं, चलिए देखते हैं। एक दिया गया है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और दूसरा है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या दिया है देखिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, कोई फोर्स लगना चाहिए, और दूसरा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, है कि नहीं। जैसा कि मैं ये पेंसिल है, पेंसिल पर कुछ फोर्स लगा के मैं इसको क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा खिसकाती हूँ, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ ना, अपनी जगह से क्या हो गई, विस्थापित हो गई, है कि नहीं। तो ये सब होता है आपका कार्य। कोई भी वस्तु पर आप कितनी भी मात्रा में आप चाहे फोर्स लगाओ, उसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या दिया गया है। भौतिक कार्य तभी होगा जब बल की उपस्थिति में वस्तु में विस्थापन हो, ठीक है। जब हम किसी भी कोई भी काम करते हैं तो भौतिक कार्य क्या बोला जा रहा है, भौतिक कार्य तभी होगा, किसी भी वर्क को हम फिजिकल वर्क या भौतिक कार्य तभी बोल सकते हैं जब उस पर क्या हो, उस वस्तु पर बल लगाएं, ठीक है, तो उस वस्तु की स्थिति में क्या हो, विस्थापन हो। जैसा कि मैंने अभी पेंसिल का एग्जांपल देके बताया कि इस पेंसिल पर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या आगे बढ़ाऊंगी, तो उसमें आगे बढ़ाने में इसमें बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो इसकी स्थिति में चेंजेस आ गई। यहाँ पे जो पेंसिल थी उसको उठा के हमने इधर किया तो स्थिति में चेंजेस आई कि नहीं, उसके जगह में परिवर्तन हुआ। तो वही बोला जा रहा है कि भौतिक कार्य तभी होगा जब बल की उपस्थिति में वस्तु में विस्थापन हो, अन्य सभी कार्य भौतिक कार्य नहीं हैं, ठीक है। बाकी आप और दूसरा कार्य ले लोगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, भौतिक कार्य नहीं बोल सकते। ऐसे कार्य जिसपे भौतिक कार्य तभी होगा, देखिए इसका परिभाषा देख लीजिए भौतिक कार्य का, ठीक है। कोई भी कार्य को हम भौतिक कार्य या फिजिकल वर्क तभी बोलेंगे जब उसकी बल की उपस्थिति में उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो या वस्तु में विस्थापन हो, ठीक है। ये आपका भौतिक कार्य हो गया, ठीक है ना। फिर है इसी प्रकार व्यक्ति का ऊर्जावान होना व विद्युत ऊर्जा अथवा ऊष्मा या गतिज ऊर्जा अलग अवधारणाएं हैं। इस अध्याय में हम भौतिक कार्य और भौतिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। किसका किसका? हाँ, फिजिकल वर्क एंड फिजिकल एनर्जी, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए
चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। फिजिकल वर्क हम देखेंगे। फिजिकल वर्क क्या है या भौतिक कार्य, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो एक पुस्तक को उठाएं, इसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है और पुस्तक ऊपर की ओर विस्थापित होती है, इसलिए यह विज्ञान में कार्य माना जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम एक करके देखते हैं। मान लो ये आपका कोई नोट्स बुक या बुक है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे तो ये पुस्तक क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रही है कि नहीं। हाँ, तो ये यहाँ पे जो आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, जो काम कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, आपका फिजिकल वर्क कहलाएगा या भौतिक कार्य कहलाएगा, ठीक है। अब पुस्तक को ऊपर उठाने में लगा बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध है। देखिए आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकें, ठीक है, तो वो वस्तु क्या होती है, वापस नीचे आके गिरती है, ज़मीन पे गिरती है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो वस्तु है, वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वहाँ पे क्या बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ऐसी बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे जब हम पुस्तक ऊपर उठा रहे हैं ऐसे करके, तो ये पुस्तक पे जो बल लग रहा है ऊपर उठ रही है ना। लेकिन हमारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नीचे आता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो दोनों बल लग रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि पुस्तक ऊपर उठाने में लगा बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है और पुस्तक की गति में परिवर्तन होता है। आइए दैनिक जीवन के उन उदाहरणों पर विचार करते हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में कार्य कहते हैं। विद्यार्थी परीक्षा के समय कठोर कार्य करता है। चूँकि कार्य की वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार यह बल, यहाँ जो बल है, ठीक है, या यहाँ बल एक विस्थापन की दशाएं नहीं होती, ठीक है। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार यहाँ बल एक विस्थापन की दशा नहीं होती है, ठीक है। अतः विज्ञान में विद्यार्थी के इस कठोर परिश्रम को कार्य नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं फिर क्या दिया गया है। इसी प्रकार गीतों का गुनगुनाना, विचार विमर्श करना आदि भी विज्ञान की दृष्टि में कार्य नहीं है, ठीक है। विज्ञान की दृष्टि में कार्य हम किसको बोलेंगे, जो आपका भौतिक कार्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि आप एक कुर्सी को 10 मिनट तक उठा कर रखें तो क्या आपने कार्य किया होगा। 10 मिनट तक आप कोई भी चेयर, कोई भी स्टूल उठा के रखेंगे तो क्या आपको क्या लगता है कि आपने कार्य किया है कि नहीं। नॉर्मली हम तो बोलेंगे भाई 10 मिनट का कार्य, 10 मिनट तक हमने चेयर को उठा के रखा तो हमने तो कार्य किया है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या देता है, बताता है, देखते हैं। शायद आपकी थकान से आपको लगे कि आपने बहुत कार्य किया है, परंतु भौतिक कार्य की परिभाषा के अनुसार कुर्सी को उठाए रखने में आपने कुर्सी पर कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। भौतिकी के अनुसार क्या बोल सकते हैं, भौतिक विज्ञान के अनुसार हम बोल सकते हैं कि अब जो हम 10 मिनट का टाइम अपना दे के चेयर को उठा के रखे थे, वहाँ पे हमने कुर्सी पर कोई काम नहीं किया, क्योंकि कुर्सी पर काम करेंगे, ठीक है, तो उसकी स्थिति में क्या होता है, बोला गया है परिवर्तन। देखते हैं। यद्यपि कुर्सी को उठाए रखने के लिए आपने बल लगाया, पर कुर्सी में विस्थापन नहीं हुआ, है कि नहीं। विस्थापन नहीं हुआ बोल रहा है। विस्थापन किसको बोलते हैं, अपने जगह से विस्थापित होना। चूँकि कुर्सी में विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए आपके द्वारा लगाए गए बल ने कुर्सी पर कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। जैसे कि कुर्सी को उठाते समय कुर्सी की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ, उस समय आपने भौतिक कार्य किया, ठीक है। जैसा आप चेयर को उठाएंगे तो उसकी स्थिति में तो परिवर्तन होगी कि नहीं होगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपने कार्य किया बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि आप पहले ज़मीन पे टिकी हुई थी चेयर, है ना, और आपने उठाया तो क्या होगा, आप ऊपर उठेगा, तो उसकी स्थिति में फिर वही जगह पे थोड़ी रख पाओगे आप, है कि नहीं। तो उसकी स्थिति में विस्थापन हुआ या उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपने
कार्य किया है विज्ञान की भाषा में। ठीक है, देखिए दिया गया है, जैसे कि कुर्सी उठाते समय कुर्सी की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ, उस समय आपने भौतिक कार्य किया, उसके बाद वस्तु को उठाए रखने पर कोई अतिरिक्त कार्य नहीं हुआ। ठीक है, नीचे से आप ऊपर उठाए तो वहाँ पे कार्य किए, लेकिन 10 मिनट तक उठाए जो रखे वो 10 मिनट में आपने कार्य नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि चेयर तो ऐसे के ऐसे ही है कि नहीं, लेकिन जब नीचे से ऊपर आप लेके गए वहाँ पे आपने डेफिनेटली कार्य किया है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, नीचे कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं, बताइए इनमें किस किस में कार्य हो रहा है और किस में नहीं, बताइए। तो देखेंगे इसको सब। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या दिया गया है। आपने एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेला पर वह नहीं हिली। अब भाई बड़ा सा पत्थर है तो आप अकेले धकेलोगे तो धकेलाएगा क्या? नहीं, है ना। हाँ, तो वहाँ पे हमने कुछ कार्य नहीं किया, सीधा सा कि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ या उस पर विस्थापन ही नहीं हुआ, तो उसकी स्थिति में तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि उस वस्तु पर कोई काम नहीं किए, है कि नहीं। फिर दिया गया है, आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुँचे, क्या उसमें आपने काम किया? नहीं। फिर है, यात्री स्टेशन पर बैग खींचकर कुछ दूरी तक ले जाता है। ठीक है, यात्री स्टेशन पर बैग को खींचकर कुछ दूरी तक ले जाता है, बैग की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है ना, तो वहाँ पे काम हो रहा है। फिर देखिए क्रियाकलाप फर्स्ट दिया गया है, आपकी कक्षा में कुर्सी टेबल बेंच आदि रखे होंगे, इन सभी को एक एक कर एक ऊंचाई तक उठाकर देखें। आप बताएं इनमें से किसी वस्तु को एक ही ऊंचाई तक उठाने में आपको सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और क्यों। देखिए क्या बोला गया है, इनमें से किस वस्तु को एक ही ऊंचाई तक उठाने में आपको सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और क्यों। ठीक है, बताइएगा आप लोग सोच के। ठीक है, फिर दिया गया है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, बल व विस्थापन पता होने पर हम कार्य की गणना कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको बल और उस वस्तु में विस्थापन आपको पता होगा तो आप कार्य का मान आसानी से निकाल सकते हैं। मान लें कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F, ठीक है, कैपिटल F से दर्शाते हैं, फोर्स जिसको बोलते हैं, बल को फोर्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो F लगाने पर वस्तु अपनी क्रिया बिंदु से, ठीक है, अपनी क्रिया बिंदु से S दूरी विस्थापित होती है, जैसा कि चित्र क्रमांक 5 में दिखाया गया है। ठीक है, चित्र क्रमांक 5 देखेंगे। कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार किए गए कार्य का मान बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वर्क का डेफिनेशन जो है वो आपका होता है किए गए कार्य का मान, ठीक है, किए गए कार्य का मान बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि किया गया कार्य बराबर बल गुणा वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को हम W से दर्शाते हैं और बल हमारा F से और विस्थापन को हम कैपिटल S से। ठीक है, तो इस तरीके से कार्य बराबर बल गुणा वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन, तो W बराबर Fs। सबको समझ में आ गया। अतः कार्य एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। हम जानते हैं कि बल की SI इकाई न्यूटन और दूरी की इकाई मीटर होती है। ठीक है, मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल जब पढ़ा रहे थे, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि न्यूटन कौन है कि नहीं। और SI पद्धति में मात्रक जो लेते हैं हम, ठीक है, SI पद्धति या SI मात्रक जो होता है वो आपका न्यूटन पे लगता है। ठीक है, न्यूटन उसका क्या बोलेंगे, चिन्ह उस वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग लगता है, एन जो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, बल की दिशा बल की SI इकाई न्यूटन और दूरी की इकाई मीटर है। ठीक है, मतलब SI मात्रक में बल का प्रतीक जो है वो क्या है, न्यूटन।
ठीक है, बल का, और दूरी का मीटर, ठीक है। अतः कार्य की इकाई अथवा मात्रक न्यूटन गुना मीटर होती है, या न्यूटन गुना मीटर होंगी, जिसको हम लिख सकते हैं एन एम, कैपिटल एन और स्मॉल एन, ठीक है। इसे जूल भी कहा जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल भी बोलते हैं कि नहीं? उसी को बोल रहा है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक समीकरण आपका दिया गया है, ठीक है। देखेंगे W बराबर एफ एस में यदि हम F बराबर 1 न्यूटन, ठीक है, F के जगह में 1 रखें और S के जगह में 1 मीटर रखें तो हमारा कार्य जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? दोनों के जगह में 1 रखोगे, है ना, तो F के जगह में 1 न्यूटन और S के जगह में 1 मीटर, ठीक है। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 1 न्यूटन मीटर मिलेगा कि नहीं? चलिए, तो उसी को हम 1 न्यूटन मीटर मिलेगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है, तो 1 जूल बोल सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे जो कार्य होगा वो 1 जूल होगा, अर्थात 1 जूल जिसको हम जे से दर्शाते हैं, कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करती है। समझ में आ रहा है जो बोला जा रहा है? 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर विस्थापित करती है, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है। एक लड़की टेबल पर रखी हुई किताब पर 4.5 न्यूटन का बल लगाती है। किताब बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है। वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है? एक लड़की टेबल पर रखी हुई किताब पर कौन से बल लगाती है? 4.5 न्यूटन के बल लगाती है। अब किताब बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो आपके पास दिया गया है कि जो बल लग रहा है वो कितना है? 4.5 न्यूटन है, तो F के जगह में हम रखेंगे 4.5 न्यूटन, और बल की दिशा में पुस्तक का विस्थापन S, जिसको हम 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो S के जगह में हम रखेंगे 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, चूँकि हम जो यूज़ करते हैं बल के लिए वहाँ पे क्या था? मीटर, है कि नहीं? तो सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला जानते हो आप लोग? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिखेंगे? 1/100 मीटर लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे ना। देखिए यहाँ पे मैं इसी में बना के बताती हूँ। एक मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 100 क्या हो जाएगा? इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो 1/100 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप उसका भी निकालेंगे तो आपका जो दिया गया है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 30/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो 0.3 मीटर, ठीक है। अब इस तरीके से आप कार्य का मान निकालोगे तो W बराबर F गुना S होता है। F के जगह में 4.5 न्यूटन और S के जगह में 0.3 मीटर। तो इस तरीके से इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4.5 और 0.3 का गुणा क्या आ जाएगा? 1.35, ठीक है। और न्यूटन मीटर आएगा तो न्यूटन मीटर को हम जूल से दर्शाते हैं, तो जूल लिख देंगे, ठीक है। तो W बराबर मिल जाएगा 1.35 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एक और एग्जाम्पल दिया गया है 2nd नंबर का। ये आप लोगों का वर्क है, इसको आप करके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।